शिक्षक साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से लेकर के 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और जिन शिक्षक साथियों के किसी कारणवश 1 से लेकर के 18 मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनकी लिंक ऑलरेडी 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 जनवरी तक के लिए लिंक ओपन हो चुकी है। वहाँ से अपने प्रशिक्षण कंप्लीट कर लें और इन कंप्लीट प्रशिक्षणों को करने के पश्चात एक शिक्षा विभाग से निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए शिक्षक साथियों को चाहे तो प्रधानाध्यापक हों, सहायक अध्यापक या अनुदेशक या शिक्षा मित्र भाई हों, सभी के लिए यह टेस्ट अनिवार्य है और इस टेस्ट में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो साथियों, इसी प्रकार के मॉडल आपको उपलब्ध होते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस YouTube चैनल पर। तो यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट से जुड़े हुए मॉडल पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहें और इसकी तैयारी करते रहें। साथियों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूद जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैया एवं व्यवहार की पहचान करना तथा जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देना इस माध्यम के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर क्या हैं? जेंडर स्त्री पुरुष एवं ट्रांसजेंडर के बीच समाज द्वारा निर्धारित एवं विशिष्ट संस्कृति भेद है। यह पूर्ण रूप से सामाजिक निर्मिति का उदाहरण है। महिलाओं से जुड़ी रूढ़िवादी धारणाएं कौन कौन सी हैं? साथियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर डालने में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 4 आ गया है। तो आश्रित होना, भावुक होना, चूल्हा चौका संभालना, कमज़ोर, सुंदर और अबला आदि रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं से जुड़ी हुई रूढ़िवादी धारणाएं कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्या जेंडर के हिसाब से भेदभाव किया जाना उचित है? जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम क्या है? स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक और उचित ज्ञान सम्मिलित होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे पहलू हैं जो अनौपचारिक रूप से जाने अनजाने सिखाए जाते हैं, जिसे गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम कहा जाता है। जैसे जेंडर के आधार पर कक्षा में बैठक व्यवस्था, लड़कों को अलग कार्य और लड़कियों को अलग कार्य दिया जाना, अभ्यास दंड पुरस्कार की व्यवस्था जेंडर के आधार पर होना, यहाँ तक कि खेल और खेल के स्थान पर भी जेंडर के आधार पर अलग अलग होना, ये सभी गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम में समाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ICT क्या है? आंसर है साथियों, वे सभी तकनीकी उपकरण और संसाधन जिनका उपयोग सूचनाओं के निर्माण, संग्रह, संचरण, साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, ICT उपकरण कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, वेबकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, ऑडियो वीडियो प्लेयर, स्टोरेज उपकरण, मोबाइल उपग्रह आदि। क्वेश्चन नंबर 8, हम ये कैसे निर्धारित करें कि यह उपकरण एक ICT उपकरण है? ऐसे उपकरण जिनका उपयोग डिजिटल इमेज बनाने और उसे जब भी आवश्यक हो संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ज़रूरत के अनुसार उस इमेज में बदलाव किया जा सकता है और दूसरों को भेजकर उसका प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार डिजिटल सूचना के निर्माण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, संचार और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण को ICT के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का क्या महत्व है? आईसीटी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए हैं। आईसीटी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बना दिया है। ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, ऑडियो वीडियो सामग्री के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई संभव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या सभी विषय वस्तुओं के शिक्षण अधिगम के लिए आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक है? उत्तर है साथियों, नहीं। कुछ मामलों में विषय वस्तु के स्वरूप को देखते हुए आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। जैसे पौधों के अलग अलग भागों को पढ़ाने के दौरान बेहतर यही होगा कि विद्यार्थियों को असली पौधे दिखाए जाएं और पौधों को छूने, उनकी पत्तियां, शाखाओं, तने, जड़ों, कलियों आदि की संरचना व बनावट को महसूस करने के अवसर दिए जाएं। साथ ही उन्हें स्वयं एवं गमले में बीज बोने, पौधे को पानी देने, सूरज की रोशनी दिखाने, पूरी अंकुरण प्रक्रिया और बीज से बीज तक की यात्रा को देखने व उसका अवलोकन करने के अनुभव भी दिए जा सकते हैं। इस तरह का अनुभवात्मक शिक्षण कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक यादगार अनुभव होगा। मेंढकों की चीर फाड़ करना अनैतिक और अवैध माना जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को मल्टीमीडिया आधारित आभासी चीर फाड़ दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीटी में ई सामग्री को कितने वर्गों में बांटा गया है? आईसीटी में ई सामग्री को निम्न वर्गों में बांटा गया है: विषय, टेक्स्ट, छवि, इमेज, ऑडियो, श्रव्य, वीडियो, दृश्य, संवादात्मक, इंटरैक्टिव, एनिमेशन, छद्म, परिस्थिति में प्रयोग, सिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, कहूट क्या है? कहूट 2013 में जारी किया गया एक ऑनलाइन संवादात्मक इंटरैक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कक्षा के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, छद्म परिस्थितियों में प्रयोग या सिमुलेशन क्या है? किसी वास्तविक चीज, प्रक्रम या कार्यकलाप का किसी अन्य विधि से नकल करना सिमुलेशन कहलाता है। माइंड मैपिंग टूल क्या है? माइंड मैपिंग मूल रूप से एक डायग्राम है जो केंद्रीय विषय के आसपास की जानकारी को जोड़ता है। यह एक पेड़ की तरह है जिसमें इंफॉर्मेशन को कई शाखाओं में बांटा जाता है। किसी भी माइंड मैप में मुख्य आइडिया को सेंटर में रखा जाता है और उनके सब टॉपिक या संबंधित आइडियाज उनकी शाखाओं के रूप में होती हैं। माइंड मैपिंग आपको अधिक रचनात्मक बनाने, अधिक याद रखने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में सहायता कर सकता है। फ्री माइंड इसी का एक उदाहरण है। कला समय की शिक्षा क्या है? विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन करना ही कला समय की शिक्षा कहलाती है। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला एक संयोजन करना ही कला समय की शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, दृश्य कलाओं, विजुअल आर्ट्स और प्रदर्शन कलाओं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्या तात्पर्य है? वह कला रूप जिसे मुख्य रूप से देखा जाता है, जैसे कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, मूर्ति कला, अप्लाइड आर्ट व क्राफ्ट को दृश्य कला कहा जाता है। प्रदर्शन कला में संचालन और मौखिक कौशल, चेहरे के भाव और शरीर की गति व लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई कलात्मक अभिव्यक्तियाँ शामिल होती हैं, जैसे नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि। कला शिक्षा और कला समय की शिक्षा में क्या अंतर है? पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, संगीत, रंगमंच, मार्शल आर्ट आदि सभी कला हैं जो गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तथा जिन्हें केवल शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बना लिया जाए तो यह कला समय की शिक्षा कहलाएगी। इसमें कला का उपयोग करके विषय की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है। कला समय की शिक्षा सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है? कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, प्रेरणा और भावात्मक पर असर डालता है, जो योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।
कला समय की शिक्षा को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है? इसमें सीखने वाले को कला को एक प्रक्रिया के रूप में अनुभव करने और परिणाम की चिंता नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उनका भय दूर हो जाता है और सीखने की उनकी खुशी में बढ़ोतरी होती है। कलाएं विविध शिक्षण आवश्यकता पर चर्चा करती है और प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्ति के वकील वैकल्पिक साधन भी प्रदान करती है, जहां वे विषय को अधिक गहराई से खोज सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसके कारण शिक्षण आनंदमय बन जाता है। कला एवं समय की शिक्षा में उंगलियों से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि कराई गई है। उसका क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी जब अपनी आंखें बंद करके उंगलियों से पैदा हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो उनमें एकाग्रता आएगी, किसी चीज़ को गहराई से महसूस करने की क्षमता पैदा होगी। इससे उन्हें आनंद भी प्राप्त होगा और पढ़ाई में रुचि उत्पन्न होगी। तो ये साथियों 21 क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चनों के बाद अगला भाग आपको पार्ट 3 अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथियों, यदि यह वीडियो आपको सभी सम्मानित शिक्षक गुरुजनों से निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो सभी शिक्षकों को शेयर करके व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से भेजने की कृपा करें। साथियों, आज का वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आगामी वीडियो में मिशन प्रेरणा के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर वार्ता होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।